ये है एक खूनी दास्तान, जहां हर कदम पर मौत घात लगाए बैठी है। आदमखोर दरिंदे जो इंसान के गोश्त के प्यासे हैं, और एक शिकारी जो अपनी जान पर खेलकर इन दरिंदों से टकराता है। पेश है आदमखोरों की वादी। तो क्या इरादा है? मचान बांधकर आज रात तेंदुए का इंतजार करें, मैंने कीकर के अतराफ का बगौर जायजा लेते हुए कहा। जैक ने गहरी नजरों से दरख्तों की तरफ देखा, फिर बोला, कीकर के तने पर मचान बांधना खासा दुश्वार है, हमें कोई दूसरा हरबा अपनाना होगा। मैंने कदरे तशवीश से कहा, अगर दूसरी आदमखोर शेरनी का खतरा ना होता तो हम तीनों यहीं बैठकर तेंदुए का खात्मा कर सकते थे, मगर अंदेशा ये है कि हम यहाँ तेंदुए की ताक में लगे रहीन और शेरनी गांव की किसी मजलूम जान पर झपट पड़े। जैक ने एतिमाद भरे लहजे में जवाब दिया, मुझे गुमान है कि दूसरी शेरनी इस तरफ नहीं आएगी। वो ये भांप चुकी है कि इसकी साथी मार दी गई है। उसके दिल में अब दहशत और एहतियात होगी, और वो इंसानी बस्ती से दूर रहने में ही आफियत समझेगी। मैंने कहा, ठीक है, तुम और नूरदीन यहाँ पहरा दो, मैं मोनागिरी की तरफ जाकर महाज संभालता हूँ। अगर शेरनी वहाँ आई तो मैं इसका सामना कर लूँगा। जैक ने मेरे जख्म ज़दा बाजू की तरफ देखकर कहा, अभी इस दरिंदे से पंजा आजमाई खतरनाक होगी। तुम यहीं क़याम करो, मैं और नूरदीन उस तरफ पहरा देंगे। मजबूरा मुझे इसकी बात मानना पड़ी। मैं कीकर के नीचे पड़ी मुर्दा बकरी से कुछ फासले पर नदी की तरफ पुश्त करके बैठ गया। दरख्तों की घनी छांव तले वो जमीन धूप से खुश्क और निस्बतन सख्त हो चुकी थी। फिजा में नमी तो मौजूद थी, मगर मकाम साजगार था। रात के 12 बज चुके थे, माहौल पर गहरी खामोशी तारी थी। इब्तिदा में मच्छर खासे परेशान कून रहे, मगर चमबेली के तेल से लबरेज लोशन ने इन्हें दूर भगा दिया। मैंने दर्द की शिद्दत कम करने के लिए दवा भी खा ली थी, जिसके असर से गुनूदगी आहिस्ता आहिस्ता हावी होने लगी। चाय वक्फे वक्फे से पीता रहा ताकि नींद का गलबा ना हो, मगर नींद अपनी पूरी ताकत से हमला आवर थी। अभी आंख लगे चंद लम्हे ही गुजरे होंगे कि मेरी छठी हिस्स ने मुझे चौंका दिया। मैंने आंखें खोली तो देखा कि कोई साया कीकर की तरफ बढ़ रहा है। उसकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह देख रही थीं। मेरी नींद यकदम छूट गई। मैं फौरन समझ गया, ये तेंदुआ है। मैंने राइफल उठाकर निशाना लिया। वो मेरी मौजूदगी से बेखबर इत्मीनान से बकरी के पास आकर बैठ गया और खूनी दावत में मसरूफ हो गया। इसकी चाल में मुझे कुछ पुरस्रायत महसूस हुई। एक लम्हे को शक गुजरा कि शायद ये तेंदुआ नहीं, मगर ये शिकार करने का नादिर मौका था। मैंने हिचकिचाए बगैर इसकी खोपड़ी का निशाना लिया और फायर कर दिया। गोली लगी, वो कलाबाजी खाकर वहीं ढेर हो गया। अंधेरे की दबीज चादर हर तरफ तन चुकी थी। मैंने सोचा, शिकार तमाम हो चुका है, अब कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। नदी की सतह कम थी, चुनाचे उसे अबूर करके वापस कमरे में आ गया और थकन से चूर होकर सो गया। सुबह तकरीबन 12 बजे आँख खुली। किसी ने जगाने की जहमत ना की थी। नाश्ता मेरे लिए वहीं उसी मकान से आ गया जहां मैं मुकीम था। मैंने मेज़बानों को इत्तिला दी कि तेंदुआ मारा गया है, इसकी लाश उठा लाओ। वो लोग रवाना हो गए। कुछ देर बाद वो वापस आए और बताया, जनाब, कीकर के नीचे तो एक गीदड़ की लाश पड़ी है। ये सुनकर हैरत की इंतहा ना रही। मैंने अपनी आंखों से तेंदुए को शिकार करते देखा था, फायर किया था। फिर गीदड़ कहाँ से आ गया? क्या मैंने गलती से गीदड़ को निशाना बना दिया? मैं खुद इस मकाम पर पहुंचा तो वहां बकरी की लाश के साथ एक गीदड़ मुर्दा पड़ा था। इसकी खोपड़ी पर गोली का निशान वाज़ेह था। इर्द गिर्द खून जमा हुआ था।
मैं फौरन समझ गया, ये तेंदुए की चालाकी थी। मैंने इर्द गिर्द का मुआयना किया, लेकिन गीदड़ के सिवा कोई निशान ना था। जंगल के ये खूंखार बासी ऐसे ही मकार होते हैं। बसा औकात जब किसी दरिंदे को खतरा महसूस हो, तो वो अपने शिकार की तरफ किसी और जानवर को भेज देता है, ताकि खुद खतरे से महफूज रहे। मगर सवाल ये था कि तेंदुआ कहाँ छुपा बैठा था। मैं अपनी शिकारी नज़र के सहारे निशाने कदम तलाश करता हुआ आगे बढ़ा। कैकर से ज़रा फासले पर मिट्टी का एक उभार सा नज़र आया, जिस पर पंजों के निशान और बैठने के आसार मौजूद थे। वहीं से निशान वापस पलटे थे, यानी तेंदुआ वहीं छुपा मेरी हरकत को देख रहा था। इसने गीदड़ को आगे धकेलकर मुझे धोखा दिया। मैं इसकी ज़हानत पर हैरान रह गया। फिर मैं गांव की तरफ लौटा। अभी पहाड़ी उबूर ही की थी कि वही आदमी आता दिखाई दिया, जिसे जैक और नूरदीन के पास भेजा था। वो बोला, शिकारी साहिबान कह रहे हैं कि दूसरी शेरनी रात इधर नहीं आई। शायद वो डरकर भाग गई हो। उन्होंने आपको सरकारी बंगले बुलाया है। मैं फौरन बंगले की तरफ रवाना हो गया। वहाँ जैक और नूरदीन बरामदे में मकामी लोगों के साथ गपशप में मसरूफ थे। मैंने इन्हें तेंदुए की मकारी का किस्सा सुनाया और कहा, अभी ये वसूख से कहना मुमकिन नहीं कि शेरनी यहाँ से जा चुकी है। मुमकिन है वो अब भी आसपास कहीं छुपी बैठी हो, इसलिए हमें मुहतात रहना होगा। उसी लम्हे शमन खुशबूदार खाना ले आया, जो वाकई लजीज था। खाने के दौरान मैंने जैक से दरियाफ्त किया, क्या शेरनी की हलाकत की इत्तला मजिस्ट्रेट ऑफिसर तक पहुंचा दी गई है? जी हाँ, इत्तला दे दी गई है। उनका जवाब जल्द मौसूल होगा, नूरदीन बोला। शेरनी की खाल महफूज कर ली गई है, वापसी पर हम उसे साथ ले जाएंगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, एक नहीं, दोनों की खालें लेकर जाएंगे। जैक ने संजीदगी से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि दूसरी शेरनी यहीं कहीं छुपी हुई है? मैंने कहा, यकीन तो नहीं, मगर मेरे तजर्बे का तकाजा यही है। वो किसी मुनासिब लम्हे की ताक में बैठी हो सकती है। नूरदीन ने बात बदली, यार छोड़ो भी इस शेरनी को। जब से हम यहाँ आए हैं, एक भी शिकार ना हो सका। मैंने सुना है कि 12 सिंघे का गोश्त लाजवाब होता है। क्यों ना कल इसका शिकार किया जाए? शमन भी लपक कर बोला, क्या बात है बड़ी मूंछों वाले, बिल्कुल दुरुस्त। 12 सिंघे का गोश्त एक बार खाया तो बार बार खाने को दिल चाहेगा। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, चलो कल 12 सिंघे के शिकार की मुहिम भी सर करते हैं। अगली रात जैक और नूरदीन अपनी जगहों पर पहरा देने चले गए और मैं पहाड़ी पर तेंदुए के इंतजार में बैठा, मगर ये रात भी बेसमर रही। ना शेरनी आई, ना तेंदुआ। नाश्ते के बाद हम, नूरदीन और शमन के पुरजोर इसरार पर 12 सिंघे के ताक़ुब में जंगल की तरफ निकले। शमन भी हमारे हमराह था। उसने कहा कि वो जंगल के रास्तों से वाकिफ है और जानता है 12 सिंघे कहाँ पाए जाते हैं। हमने कहा, तो फिर तुम आगे चलकर हमें रास्ता दिखाओ। वो बोला, मैं डरपोक सा आदमी हूँ, आप लोग आगे आगे चलें, मैं पीछे से रहनुमाई करता रहूँगा। चुनाचे में और जैक आगे थे, पीछे शमन और आखिर में नूरदीन। जंगल की गहरी खामोशी में हम दरख्तों के बीचों बीच आगे बढ़ते रहे। यहाँ घने दरख्तों की छांव में सूरज की रोशनी भी जमीन पर छन छन कर पड़ रही थी। हम एक कुशादा रास्ते पर गामजन थे, जो किसी बल खाते सांप की मानिंद आगे बढ़ता जा रहा था। चलते चलते अचानक समन ने मेरा बाजू पकड़ा और एक तरफ इशारा करते हुए बोला, वो रहे 12 सिंघे। जहां हम खड़े थे, वहां से कुछ फासले पर दाएं जानिब एक वसी और सरसब्ज कता जमीन था, जिस पर घनी और ताज़ा घास लहलहा रही थी। उसी सब्जे पर 12 सनगों का एक बड़ा झुंड निहायत इत्मीनान से चल रहा था। मैंने नूरुद्दीन से कहा, तुम शमन के पास ठहरो, मैं और जैक आगे बढ़ते हैं। जितने मोटे ताज़े 12 सिंघे यहाँ मौजूद हैं,
उनमें से एक ही हमारे लिए काफी होगा। 12 सिंह पूरी बेफिक्री से घास चरने में मगन थे। मैंने जैक के कान के करीब झुककर सरगोशी की। कोशिश ये करनी है कि किसी नर 12 सिंह को निशाना बनाएं। अगर कोई मादा शिकार हो गई और उसके साथ बच्चा हुआ तो जुल्म होगा। जैक ने इस बात में सर हिलाया और हम दबे पांव एक घने दरख्त की आड़ में जा खड़े हुए। करीब ही एक जवान, ताकतवर और तंदुरुस्त नर 12 सिंघा घास चर रहा था। मैंने इस पर राइफल तान ली और जैक से कहा, इधर उधर नजर रखना, क्योंकि बसा औकात ऐसा होता है कि शिकारी अपने शिकार में बिजी हो और खुद ही किसी दरिंदे का निवाला बन जाए। अचानक जैक की नज़र जंगली घास के अंदर बैठे हुए एक शेर पर जा पड़ी। वो बिल्कुल साकत होकर 12 सिंहों पर नजरें गाड़े बैठा था। अंदाज़ा हो रहा था कि वो भी शिकारी मूड में है और ताक में उसी 12 सनगे के है जिस पर मेरी राइफल का दहाना मरकूज था। शेर की ये फितरी खुसलत है कि जब वो किसी जानवर को अपना शिकार चुन ले तो फिर सिर्फ उसी पर झपटता है। गालिबन उसी लिए उसने अभी तक हमारी मौजूदगी को महसूस नहीं किया था, वरना अंजाम कुछ और होता। मैंने दिल में कहा, अरे भाई, तुम क्या समझता है, तुम ये शिकार ले जाएगा। अगर तुम संदर्बिन का टाइगर है तो मैं बजुअत का शेर हूँ। आ देखते हैं कि ये शिकार किसकी किस्मत में लिखा है। मेरी ये बड़बड़ाहट सुन कर जैक हंसने लगा और मेरे कान के करीब आकर आहिस्ता से बोला, मेरा ख्याल है 2 शेरों के दरमियान आना दानिशमंदी नहीं। मैंने हाथ के इशारे से उसे खामोश रहने को कहा। मेरी नज़रें अब भी 12 सिंह पर मरकूज थीं, जो चंद कदम और आगे बढ़कर मजीद करीब आ चुका था। मैंने एक लम्हे को शेर पर नज़र डाली और फिर नर 12 सिंह को निशाना बनाकर गोली चला दी। गोली के साथ ही 12 सिंघा उछला और चंद कदम दूर जाकर गिर पड़ा। ऐन उसी वक्त शेर भी छलांग मारने को था, मगर फायर की आवाज़ सुनकर ठिठक गया। वो कुछ लम्हे हैरत से इधर उधर देखता रहा। 12 संघों का झुंड घबराहट में सरपट दौड़ता हुआ जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। मैंने जल्दी से राइफल जैक की तरफ फेंकी और लपक कर 12 सिंह के करीब पहुंचा, जहां मैंने तकदीर बुलंद करके इस पर छुरी फेर दी। जैक को मेरा ये अमल बहुत पसंद आया, क्योंकि वो हमेशा तकबीर शुदा गोश्त को तरजीह देता था। शेर कुछ देर हमें हैरत से देखता रहा, फिर पलटा और तेजी से जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। नूरुद्दीन, जो कुछ फासले पर खड़ा था, रास्ते का बगौर जायजा लेते हुए बोला, ये रास्ता आखिर कहाँ तक जाता है? शमन झट से बोला, शाब, ये रास्ता बहुत ही पुरखतर है। सुना है यहाँ से कुछ फासले पर एक नदी बहती है जो जंगल के अंदर तक जाती है। नदी के किनारे घने दरख्तों के बीच एक बहुत पुराना मकान है, एक आसीब ज़दा मकान। आज तक जो शख्स उस मकान को देखने गया वो फिर कभी वापस नहीं आया। नूरुद्दीन ने हैरत से पूछा, तुम्हें ये सब कैसे मालूम? शमन ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं बरसों पहले एक शिकारी के हमराह यहाँ आया था। किसी मकामी शख्स ने उसे उस मकान के मुताल्लिक बताया। हमने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो जिद करके उसी आसीब ज़दा मकान की तरफ चला गया और फिर कभी वापस ना आया। मैंने मुस्कुरा कर शमन से कहा, देखो शमन, ये सब वहम और गुमान हैं। अगर हम फर्ज कर लें कि मैं जिन हूँ, जैक बदरू है और नूरुद्दीन कोई नापाक साया, तो जिस दिन तुम्हारे इन भूत परीतों का सामना हमसे हो गया, वो दिन उनके लिए क़यामत बन जाएगा। समन कहकहा मार कर हंसा, शाब, आपने तो कमाल कह दिया। ये मूंछों वाले शाब वाकई देव मालूम होते हैं। हम सब मुस्कुरा दिए, फिर हमने 12 सिंह का शिकार उठाया और वापस बंगले की जानिब चल पड़े। इस बात में शक नहीं कि उस 12 सिंह का गोश्त वाकई निहायत लजीज और खुश जायका था। अगले रोज़ मजिस्ट्रेट की जानिब से हमें एक बाज़ाब्ता ख़त मौसूल हुआ, जिसमें आदम खोर शैरनी की हलाकत पर मुबारकबाद दी गई थी
اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ دوسری شیرنی کے انجام تک ہمیں اسی مقام پر قیام کرنا ہوگا۔ اگرچہ شکاری اصولوں کے خلاف تھا کہ بغیر نشان کے رکے رہنا، مگر چونکہ یہ سرکاری حکم تھا، ہمیں ماننا پڑا۔ اسی کے ساتھ ہمیں مزید کارتوس اور کچھ ضروری سامان بھی بھجوایا گیا تھا۔ جالا بجھا دیا کہ نمبردار کی بیٹی کی شادی تھی۔ بارات دیول باری سے آئی تھی۔ نمبردار صاحب نے ہمیں بھی باضابطہ دعوت نامہ ارسال کیا۔ میرا تو دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا جانے کو، لیکن جیک کو دیہاتی شادیوں میں شرکت کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ ویسے بھی جب سے ان آدم خور شیرنیوں کی خونی ریش دوانیاں شروع ہوئی تھیں، لوگ خوشی کے موقع منانا ہی بھول چکے تھے۔ یہ عرصہ دراز کے بعد پہلی تقریب تھی جہاں زندگی کی رمق دوبارہ دکھائی دی۔ نور الدین بھی شادی میں شرکت کے لیے بےتاب تھا، اس لیے آخرکار مجھے بھی ان کے ہمراہ جانا پڑا۔ جاتے ہوئے جیک اور نور الدین نے اپنی اپنی رائفلیں بھی ساتھ رکھ لیں تاکہ موقع ملنے پر ہوائی فائرنگ کی جا سکے۔ ہم وہاں پہنچے تو نمبردار صاحب نے پرتپاک استقبال کیا۔ کچھ ہی دیر بعد بارات آن پہنچی۔ جیک اور نور الدین بھی دیہاتیوں کے ہمراہ بھنگڑا ڈالنے لگے۔ فضا خوشیوں سے لبریز تھی۔ برسوں بعد یہاں کوئی تقریب ہو رہی تھی، ورنہ شیرنیوں کے خوف سے لوگ گھروں سے نکلنے سے بھی گریزاں تھے۔ مغرب کے قریب بارات کی واپسی ہوئی۔ دلہن کو رسم اور رواج کے مطابق ڈولی میں بٹھا کر روانہ کر دیا گیا۔ جیک اور نور الدین نے واپس چلنے کا کہا تو میں نے کہا، تم لوگ چلو، میں نمبردار صاحب سے کچھ دیر گپ شپ لگا کر آ جاؤں گا۔ وہ روانہ ہو گئے اور میں نمبردار کے پاس بیٹھ گیا۔ ہم جہاں بیٹھے تھے وہاں سے دیول باری کی جانب پختہ سڑک صاف دکھائی دیتی تھی۔ میں کرسی پر اور نمبردار صاحب چارپائی پر براجمان تھے، حقے کے کش لیتے ہوئے گپ شپ کر رہے تھے۔ ارد گرد لوگ شادی کا سامان سمیٹنے میں مصروف تھے۔ نمبردار ہدایات دے رہے تھے کہ اچانک ایک شخص ہامتا کامتا ہمارے پاس دوڑا آیا۔ اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا اور چہرے پر دہشت کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ لگتا تھا وہ باراتی ہے۔ نمبردار صاحب کچھ پوچھنے ہی والے تھے کہ وہ خود بول پڑا، وہ شیرنی نے بارات پر حملہ کر دیا ہے۔ کیا؟ کہاں؟ نمبردار کو شاید یقین نہ آیا۔ میں نے ان کے سوالات کا انتظار کیے بغیر فوراً اس جانب دوڑ لگا دی جدھر بارات گئی تھی۔ میرے ہاتھ خالی تھے اور میں نے لمحہ بھر کو بھی یہ نہ سوچا کہ میں اس خونخوار درندے سے بغیر کسی ہتھیار کے کیسے لڑوں گا۔ جیک اور نور الدین تو اپنی رائفلیں ساتھ لے جا چکے تھے۔ کافی دور جا کر مجھے کچھ باراتی واپس آتے دکھائی دیے۔ ان کے چہرے خوف سے زرد تھے۔ انہوں نے بتایا، بارات پرسکون انداز میں واپس جا رہی تھی کہ اچانک ایک طرف سے شیرنی نکل آئی اور گھوڑے پر سوار دلہا پر جھپٹ پڑی۔ گھوڑا بفر گیا۔ اس نے اگلی ٹانگیں اٹھا کر شیرنی کو منہ پر ضرب لگائی، جس کے باعث دلہا نیچے گر گیا اور اس کی جان بچ گئی۔ انہوں نے مزید کہا، شیرنی نے فوراً ایک اور آدمی کو گردن سے دبوچا اور اسے گھسیٹتے ہوئے ڈھلوان کی طرف لے گئی۔ بارات میں بھگدڑ مچ گئی اور سب اپنی جان بچاتے ہوئے واپس کی طرف دوڑ پڑے۔ میں نے مقام کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اشارے سے اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں سے شیرنی اس بدنصیب کو گھسیٹ کر لے گئی تھی۔ وہ جگہ تقریباً 4 ایکڑ کے فاصلے پر واقع تھی۔ میں دلہا کے پاس آیا اور اس سے وہ تلوار لے لی جو رسم کے مطابق دلہا کے پاس رکھی جاتی ہے۔ یہ تلوار کوئی تیز دھار نہیں تھی، لیکن چونکہ آہنی تھی اس لیے کچھ نہ کچھ ضرب تو پہنچا سکتی تھی۔ میں آگے بڑھا تو مجھے دور سے شیرنی دکھائی دے گئی۔ وہ ایک صاف خطے میں ڈھلوان کے نیچے بیٹھی تھی اور شکار کو مزے سے بھگوڑ رہی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو باراتی دم بخود کھڑے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ یہ سوچ کر حیران تھے کہ ایک شخص بغیر بندوق فقط تلوار لے کر ایک خبیث درندے سے مقابلہ کرنے جا رہا ہے، لیکن وہ کیا جانتے تھے
کہ جب انسان کے دل اور دماغ میں کسی سے ٹکرانے کا عزم راسخ ہو جائے تو تمام خطرے، وسوسے اور اندیشے مانت پڑ جاتے ہیں۔ اور وہ شیرنی، جو اب تک کئی انسانوں کو لقمہ اجل بنا چکی تھی، ایک خون آشام عفریت بن چکی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اب جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یہ دلیری تھی، دیوانگی تھی، یا محض حماقت؟ مگر میں ایک سادہ سی تلوار تھامے اس درندے کے خلاف برسر پیکار ہونے جا رہا تھا، جو پورے علاقے کے لیے ایک خونی افسانہ بن چکا تھا۔ وہ شیرنی پنجوں کے بل بیٹھ کر مزے سے اپنے شکار کے جسم سے گوشت نوچ رہی تھی۔ یہ کہانی آپ کو کیسے لگی؟ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن بھی دبا دیں، تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔